जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सच्ची लगन और निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन अवश्य कर रहे होंगे। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं, जी हाँ, कक्षा 9th के प्यारे विद्यार्थियों के लिए लेकर के आए हैं कक्षा 9वीं का जो विज्ञान का सबसे अहम हिस्सा माना जाता है, जिसका नाम है जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान का चौथा अध्याय हम आप लोगों का लगा रहे थे और चौथा अध्याय का यह सबसे आखिरी और सबसे अंतिम लेक्चर होने जा रहा है। आज यह लेसन पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। यह 8वां लेक्चर होने जा रहा है। तो आप जहां कहीं से इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर अवश्य कर दीजिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं प्यारे बच्चों आज का यह सेशन। हम इससे पहले के जो भी लेक्चर था, 2 या 3 लेक्चर जो है, उसमें आपको विभिन्न प्रकार के संक्रामक रोगों के बारे में बताया था और संक्रामक रोग के बारे में बताने के पश्चात आपको हम आगे की ओर बढ़ा रहे थे। तो आज हम जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण संक्रामक रोग, जिसका नाम है रेबीज, एड्स और पोलियो। रेबीज, एड्स और पोलियो। रेबीज, एड्स और पोलियो तीनों जो रोग है वह विषाणु के कारण होता है, अर्थात यह विषाणु जनित रोग है। कैसा रोग है? विषाणु जनित रोग है। तो चलिए शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। कहता है कि रेबीज क्या है प्यारे बच्चों? रेबीज के बारे में बता रहे हैं हम। कहता है रेबीज रोग। कौन सा रोग? रेबीज रोग। कहता है कि रेबीज एक प्रकार का विषाणु जनित रोग है जो रेबीज वायरस के कारण होता है। जो रेबीज वायरस या रैबिडो वायरस के कारण यह रोग होता है, यह विषाणु जनित रोग है। कैसा रोग है? विषाणु जनित रोग है। कैसा रोग है? विषाणु जनित रोग है। और कहता है इस रोग को हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है। इस रोग को हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है। यह रोग पागल कुत्ता, बिल्ली, बंदर, लोमड़ी तथा चमगादड़ के काटने से फैलता है। कहता है कि रेबीज यह एक प्रकार का विषाणु जनित रोग है। यह एक प्रकार का विषाणु जनित रोग है जो रेबीज वायरस या रैबिडो वायरस के कारण होता है। यह जो रोग है इसे हाइड्रोफोबिया के नाम से भी जाना जाता है। और कहता है प्यारे बच्चों कि यह जो रोग है वह पागल कुत्ता के काटने से, बंदर के काटने से, बिल्ली के काटने से, लोमड़ी के काटने से या चमगादड़ के काटने से होता है। कोई दिक्कत है? तब प्यारे बच्चों हम यही आपको बता रहे हैं कि यह जो बीमारी है इसका नाम है रेबीज। क्या नाम है? रेबीज। और रेबीज जो रोग है प्यारे बच्चों, रेबीज जो रोग है वह रेबीज वायरस या रैबिडो वायरस के कारण होता है, अर्थात यह विषाणु जनित रोग है। कैसा रोग है? विषाणु जनित रोग है। यह जो रोग है इसे अन्य नाम मतलब हाइड्रोफोबिया के नाम से भी जाना जाता है। यह रोग पागल कुत्ता, बिल्ली, बंदर, लोमड़ी तथा चमगादड़ के काटने से होता है। आगे कहता है रेबीज के लक्षण। रेबीज के लक्षण है सिर में दर्द होना, सर में दर्द होना, गला दर्द करना, गला में दर्द होना और हल्का बुखार आना। और चौथा लक्षण है लार टपकना। क्या टपकना? लार टपकना। कुत्ता भी बहुत कभी कभी खतरनाक हो जाता है बउआ। हमारा एक कुत्ता था, हमें याद है 2023 का उस समय था। हाँ, 2023 का समय होगा प्यारे बच्चों। और उस समय एक कुत्ता था और उसका नाम कारू रखे थे, काला कलर का था। उसको बहुत एकदम अच्छा से मानते थे। लेकिन क्या हुआ कि अंतिम के जब क्षण में पहुंचा तो उसका माथा में जख्म बन गया और वो पागल हो गया। पागल था फिर भी मतलब वो जितना अच्छा था ना, स्वस्थ था, तो जितना हक हम जताते थे उतना हक पर जता दिया करते थे। तब पागल था ना, एक दिन ऐसा झपटा कि हम अभी वो बात सोचते हैं ना कि अगर जो सही हो जाता तो हम आज ऐसा नहीं होते। एकदम इतना खतरनाक होता, एकदम दर्दनाक मौत। कहानी एकदम खत्म। राम नाम सत्य है, आलू पूरी मस्त है कि नहीं? हो जाता है एकदम। सत्यनारायण स्वामी की जय, है ना? तो इस प्रकार से कह रहा है कि यह जो रेबीज जो बीमारी है प्यारे बच्चों, वह पागल कुत्ता के काटने से कौन सा रोग होता है?
बिलाई भी अगर जो काट लेगा, मुंह में बकोट देगा, तो आपको रेबीज हो सकता है। बंदर भी कभी कभी काट देगा तो हो सकता है। लोमड़ी के काटने से भी रेबीज होता है। और साथ ही साथ चमगादड़ के काटने से भी कौन सी बीमारी होती है? रेबीज बीमारी होती है। और रेबीज बीमारी रेबीज वायरस या रेबडो वायरस के कारण होता है। इसे हाइड्रोफोबिया के नाम से भी जाना जाता है। रेबीज को और किस नाम से जाना जाता है? हाइड्रोफोबिया। यह जो रोग है वह पागल कुत्ता, बिल्ली, बंदर, लोमड़ी तथा चमगादड़ के काटने से होता है। रेबीज रोग के प्रमुख लक्षण में प्यारे बच्चों बताए, सबसे पहले सर में दर्द होना, सर में दर्द होना, गला में दर्द होना, गला में। तीसरा में हल्का बुखार रहना, हल्का बुखार रहना। और चौथा में लार टपकना, चौथा में लार टपकना। अब प्यारे बच्चों इसके कुछ मतलब जो प्रमुख जो बचाव के उपाय हैं तो उसके बारे में जानते हैं। कहता है रेबीज से बचाव, रेबीज से बचाव। कहता है संक्रमित अंग को, संक्रमित साबुन और बहने पानी से, मतलब बहते पानी से अच्छी तरह से धोना चाहिए। मतलब जो पानी है, स्वच्छ पानी है, उससे बढ़िया से धोना चाहिए। जो जख्म है उसको साबुन से, डिटॉल की सहायता से बढ़िया से, जो जख्म हुआ है, जो काटा है, जहां पे दांती गड़ा है, उसको बढ़िया से साफ करना चाहिए। क्या करना चाहिए? साफ करना चाहिए। और कहता है तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और एंटी रेबीज वैक्सीन ए फॉर एंटी, आर फॉर रेबीज, अभी फॉर वैक्सीन, एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं, एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। रेबीज वायरस तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। कहता है प्यारे बच्चों कि रेबीज यह एक प्रकार का विषाणु जनित रोग है। यह एक प्रकार का कैसा रोग है? जो किस वायरस के कारण होता है? रेबीज या रेबडो वायरस के कारण होता है। यह बीमारी हमारे शरीर में पागल कुत्ता के काटने से, बिल्ली के काटने से, बंदर के काटने से, लोमड़ी के काटने से या चमगादड़ के काटने से होता। रेबीज रोग के प्रमुख लक्षण में बताए प्यारे बच्चों, सर में दर्द होना, सर में। दूसरा में गला में दर्द होना, गला में। तीसरा में हल्का बुखार होना। चौथा में लार टपकना, कुत्ता का जैसे लार टपकता है ना, उसी प्रकार से लार टपकना। रेबीज को हाइड्रोफोबिया के नाम से भी जाना जाता। कोई दिक्कत है? अब कहता है रेबीज से बचाव, रेबीज से बचाव। तब मान लिया कि आपको कुत्ता काट लिया, तो कुत्ता काटेगा तो सबसे पहले आपको क्या करना है? रेबीज से अगर जो बचना है तो आपको क्या करना है कि साबुन या जो डिटॉल है उसकी सहायता से जहां पे कुत्ता काटा है उसको अच्छी तरह से क्या करना चाहिए? साफ करना चाहिए या धोना चाहिए, साफ करना चाहिए या धोना चाहिए। ठीक है, यह हो गया प्यारे बच्चों पहला बचाव के उपाय। दूसरा में तुरंत चिकित्सक से या डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए और एंटी रेबीज वैक्सीन ARV अवश्य लगवाना चाहिए। कहता है रेबीज रोग हमारे शरीर के किस तंत्र को प्रभावित करता है? तो तंत्रिका तंत्र को, तंत्रिका तंत्र को। इसका उपचार क्या है? तो एंटी रेबीज का टीका आवश्यक रूप से लगवाएं। और इसका जो डोज होता है, अलग अलग जो दवाई होता है, जैसे वैक्सीन एक सुई नहीं पड़ता है, कोई कोई वैक्सीन होता है जो कम प्रभावी होता है, तो कभी कभी 14 को भी पहले पड़ जाता था। अब तो थोड़ा सा विकास हो गया है चिकित्सा के क्षेत्र में, बढ़िया दवाई आ गया है, तो 3 को वैक्सीन लीजिएगा फिर रेबीज से मुक्त हो जाइए। सरकारी अस्पताल में जाइएगा तो आपको फ्री में मिल जाएगा, लेकिन प्राइवेट स्कूल में अस्पताल में जाइएगा प्यारे बच्चों तो आपको 3000 से 5000 रुपया तक खर्च करना पड़ सकता है। तो कुत्ता जब काटता है तो हल्का में नहीं लेना है, झाड़ फूक के चक्कर में नहीं पड़ना है। आराम से तुरंत बढ़िया से जख्म को धोइए और निकलिए, जाइए अस्पताल जा करके आपको सुई दिलवाना ही पड़ेगा। एंटी रेबीज का जो वैक्सीन है वो लीजिए, तब समझिए उसका जितना डोज है कि 3 गो डॉक्टर का है तो तीनों लेना है। एक लीजिएगा फिर छोड़ दीजिएगा तो हो सकता है कि आने वाला समय में हो जाए आपको बीमारी। और रेबीज बहुत खतरनाक बीमारी है, रेबीज बहुत खतरनाक बीमारी है। एरा ने आदमी एकदम पूरा तरह से, अगर जो कुत्ता के काटने से होता पूरा तरह से कुत्ता के जैसा व्यवहार करने लगता है, कुत्ता के जैसा एकदम पूरा भौंकना शुरू कर देता है, पागल हो जाता है, दूसरा को देखेगा तक काटने को दौड़ेगा। कहता है कि इस रोग को हाइड्रोफोबिया कहते हैं। हाइड्रोफोबिया देखिए हम आपको बता रहे हैं, समझिएगा। हम प्यारे बच्चों आपको बता रहे हैं रेबीज के बारे में। किसके बारे में? कौन सी बीमारी? रेबीज। कौन सा रोग है प्यारे बच्चों?
रेबीज, क्या बोले? रेबीज। रेबीज, रेबीज नामक जो बीमारी या रोग है उससे हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं, तो ध्यान लगा के समझिएगा। हमारी कक्षा में बैठे हुए हैं तो बोलना पड़ेगा, नहीं बोलिएगा तो याद नहीं होगा। आप चुप रहिएगा तो आपका ध्यान नानी घर भी जा सकता है, इसलिए बोलना जरूरी है। रेबीज, क्या बोले? अरे बोलो ना। रेबीज, क्या बोले? रेबीज जो रोग है वह विषाणु जनित है कि जीवाणु जनित है कि कवक जनित है? मतलब यह रोग जीवाणु के कारण होता है कि विषाणु के कारण होता है कि कवक के कारण? किसके कारण? यह जो रोग है प्यारे बच्चों, रेबीज रोग, यह विषाणु जनित रोग है। कैसा रोग है? विषाणु जनित रोग है, विषाणु जनित रोग है। और यह जो रेबीज रोग है प्यारे बच्चों, वो वह विषाणु जनित रोग है। तो किस विषाणु के कारण? विषाणु को ही वायरस कहते हैं, तो यह किस विषाणु? तो कहता है रेबीज। क्या बोले? रेबीज, या उसी को कहा जाता है प्यारे बच्चों रेबीज या रेबडो। रेबीज या रेबडो, रेबीज या रेबडो वायरस के कारण रेबीज या रेबडो, रेबीज या रेबडो, रेबडो वायरस, रेबीज या रेबडो वायरस के कारण यह बीमारी होता है। तो कहा कि रेबीज यह एक प्रकार का कैसा रोग है? विषाणु जनित रोग है। कैसा रोग है? हम जब आखिरी में जाएंगे तो आपको खड़ा करके पूछेंगे, जो नहीं यहाँ मतलब गौर कर रहे हैं तो उनको हम स्पेशल खड़ी करेंगे, आरती उतारेंगे, आरती की जय, है कि नहीं। रेबीज यह कैसा रोग है? विषाणु जनित रोग है जो रेबीज या रेबडो वायरस के कारण होता है। और कहता है प्यारे बच्चों कि यह जो रोग है, यह जो रोग है इसे, यह जो रोग है इसे हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है। यह जो बीमारी है इसे हाइड्रोफोबिया के नाम से भी जाना जाता है। तो कहा रेबीज यह एक प्रकार का विषाणु जनित रोग है जो रेबीज या रेबडो वायरस के कारण होता है, और यह हाइड्रोफोबिया के नाम से भी जाना जाता है। और प्यारे बच्चों याद रखिएगा कि रेबीज रोग होता कैसे है। तो रेबीज रोग, यह जो बीमारी है प्यारे बच्चों, यह बीमारी होने का प्रमुख कारक किस प्रकार से है? चाहे तो पागल कुत्ता, पागल कुत्ता के काटने से, पागल कुत्ता कौमा बिल्ली, क्या बोले? मियाऊ रानी बिल्ली, और क्या? बंदर, कौचे? और क्या? लोमड़ी, कौचे? चतुर लोमड़ी की कहानी सुना है? लोमड़ी तथा क्या? चमगादड़, चमगादड़ के काटने से हमारे शरीर में कौन सा बीमारी होता है? रेबीज नामक रोग होता। प्यारे बच्चों सिंपल सा फंडा है, सिंपल सा बात है, कहे कि रेबीज यह एक प्रकार का, यह एक विषाणु जनित रोग है, विषाणु जनित रोग है। और यह जो विषाणु जनित रोग है तो किस वायरस के कारण होता है? तो रेबीज या रेबडो वायरस के कारण होता है। यह रोग होता है कैसे? तब पागल कुत्ता के काटने से, बिल्ली के काटने से, बंदर के काटने से, लोमड़ी के काटने से या चमगादड़ के काटने से यह रोग होता है। और रेबीज रोग को हाइड्रोफोबिया के नाम से भी जाना जाता है। यह हाइड्रोफोबिया के मतलब है प्यारे बच्चों, देखिए हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया, तो हाइड्रो का मतलब होता है जाल। क्या होता है बउआ? हाइड्रो का मतलब क्या होता है? जाल। अब फोबिया का मतलब होता है डर, कौचे? डर। तो मतलब जब ये रोग हो जाता है ना, जिनको रेबीज नामक बीमारी होगी तो उनको अगर जो पानी के करीब लेके जाइएगा ना तो बहुत जोर से भागेगा, है कि ना, एकदम बहुत जोर से डर जाएगा, एकदम ऊपर धकर धकर परान करे लगेगा, उसको पानी से बहुत ज्यादा डर लगता है। तो कहता है रेबीज को हाइड्रोफोबिया के नाम से भी जाना जाता है। और रेबीज में, रेबीज हाइड्रोफोबिया के नाम से जाना जाता है। रेबीज रोग में जल से जो संक्रमित व्यक्ति होते हैं उनको जल से या पानी से क्या लगता है? डर लगता है। क्या लगता है? इतनी बातें आपको क्लियर है? चलिए अब हम आपको बताएं प्यारे बच्चों रेबीज के लक्षण, रेबीज के क्या बता दिए? लक्षण। रेबीज के लक्षण के बारे में हम आपको बता रहे हैं, चलिए समझिएगा। रेबीज के लक्षण, रेबीज के लक्षण, पहला लक्षण में बताइए,
सर दर्द या सिर में दर्द होना, सिर दर्द, सिर। दूसरा लक्षण बताइए, गला दर्द, कौची दर्द करेगा बउआ? गला या नरेटी, गला दर्द, गला दर्द। आगे बताइए, ऐ हल्का हल्का बुखार होना, ये जो हल्का हल्का सुरूर है, हल्का बुखार होना, हल्का बुखार होना। और साथ ही साथ प्यारे बच्चों, लार टपकना, लार टपकना, टपकना, लार टपकना, यह सब रेबीज रोग का प्रमुख क्या है? लक्षण है। प्रमुख क्या है? लक्षण है। तो रेबीज क्या है? यह एक प्रकार का विषाणु जनित रोग है, यह एक प्रकार का विषाणु जनित रोग है जो रेबीज या रेबडो वायरस के कारण होता है। रेबीज रोग का अन्य नाम हाइड्रोफोबिया भी है। रेबीज रोग को हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है। और रेबीज रोग पागल कुत्ता, बिल्ली, बंदर, लोमड़ी तथा चमगादड़ के काटने से होता है। रेबीज रोग का प्रमुख लक्षण, पहला में सर दर्द, पहला में सर दर्द, दूसरा में, तीसरा में, चौथा में सर दर्द, गला दर्द, हल्का बुखार और लार टपकना, यह रेबीज का प्रमुख क्या है? लक्षण है। आगे प्यारे बच्चों कहता है कि इससे बचाव के उपाय, बचाव के, रेबीज से बचाव के उपाय। बचाव क्या करना चाहिए प्यारे बच्चों? तो सबसे पहला बचाव तो यही है, बताइए। कहे कि जख्म को क्या बोले बउआ? जख्म को साबुन या डिटॉल से, साबुन या डिटॉल से, स्वच्छ जल से, स्वच्छ जल की सहायता से क्या करना चाहिए? साफ करना चाहिए, साफ करना, साफ करना चाहिए। दूसरा में बताइए, एंटी रेबीज, एंटी रेबीज, ARV अवश्य लगवाना चाहिए। पूछेगा प्यारे बच्चों कि रेबीज में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो रेबीज जो रोग है वह पूरे तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका, पूरा जो नर्वस सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र है, उसे क्या कर देता है? क्षतिग्रस्त कर देता है या प्रभावित करता है। तो इतना सब कुछ आप लोग याद रखिएगा। और इसका बचाव बता दिए बउआ। और उपचार में भी आप लोग याद रखिएगा इसका उपचार, उपचार, इसका क्या उपचार बताए बउआ? ARV का टीका लगवाएं, ARV का, ARV का टीका लगाएं। और जितना टीका, अगर जो डॉक्टर कहा कि पहला डोज, दूसरा डोज और तीसरा डोज लेना है, तो ऐसा नहीं कि एक डोज लेकर के छोड़ दिए अब बाकी का 2 डोज नहीं लेंगे तो फिर से बीमारी आपको हो सकता है। जितना निहित किया है डॉक्टर, जितना बताया है, जितना सलाह दिया, तो सारा का सारा वैक्सीन आपको लगवाना ही चाहिए। ठीक है, थोड़ी सी भी झाड़ फूक के चक्कर में नहीं पड़िए, एकदम सख्ती के साथ। जैसे सांप वगैरह भी काटता है, अभी बरसात का समय है, सांप वगैरह काटता है तो क्या करता है कि अगर जो किसी के हाथ में काट ले तो ऐसे करके पहले खून तीरने का प्रयास करता है, ब्लेड मार देता है, इसे बांधता है। कुछ नहीं करो, आराम से। कुछ भी हुआ तो एकदम जो दिल है उसको एकदम कि मरेंगे अभी थोड़ी है, अभी मरना थोड़ी है, एकदम हिम्मत बांधे रखे। कोई अगर जो व्यक्ति आपके आसपास हैं जिनको सांप काटा है, आप देख लिए कि जहरीला सांप काटा है, फिर भी उसको कहिए कि है ऐसी दूसरा का सांप काटा है, ने कोई बिख नहीं है। दूसरा कोई से बतिया करके जितना जल्दी हो सके उसको सदर अस्पताल में लेकर के ले जाइए। सदर अस्पताल, अगर जो जिला में एगो होता है, जिला में जो रहता है, तो जिला का जहाँ मुख्यालय रहता है, जहाँ DM सब बैठते हैं ना, तो वहीं पे हो सकता है कि वहीं पे, ज्यादातर जिलों में सदर अस्पताल वहीं पे होता है। तो नालंदा जिला का सदर अस्पताल बिहार शरीफ में है, और जहानाबाद का जहानाबाद में होगा, है कि नहीं? ता सदर अस्पताल में जाइए और तुरंत के तुरंत एकदम टीका लगवाइए, सुई लीजिए। झाड़ फूक के चक्कर में नहीं पड़ना, नहीं तो प्राण जा सकता है। इस मन जो पहले के जो अंधविश्वास चला आ रहा है कि काट देंगे, बांध देंगे, हाथ काट के फेंक दिए, इस मन एकदम केवल कहने वाली बात है। तुरंत जैसे ही काटा, 3 से 4 घंटा, 2 घंटा के अंदर में आप पहुंचिए अस्पताल। तुरंत आपको क्या करेगा? वैक्सीन देगा और ढेर सारा पानी शरीर में चढ़ाएगा, और जो मतलब जो विष है उसको एकदम पंछोर्रा कर देगा।
पता चलेगा कि कोई प्रभाव फिर नहीं पड़ेगा। एक वो आदमी के काटा सांप और उस सप्पा के पकड़ लिया, पकड़ करके और हॉस्पिटल में लेके चल गया कि हमरा यही सप्पा काटा है। पूरा सब देख करके डर गया, अरे छोटा ही का किया, तो एक बार तो काट ही लिया है, तो कहे कि बेटा आप ऐसे तो काट ही लिया है, चलो हमारा साथ है कि नहीं। तब काटा सांप और गेहूं एकदम था, है कि नहीं, काटा और उसको पकड़ा, कहा कि काट लिया ना, अब पकड़ा और हॉस्पिटल लेकर के पहुंच गया। तो सांप कौन सांप काटा है ना, तो उसकी पहचान जब डॉक्टर को हो जाती है तो जल्दी मरीज ठीक हो सकता है। तो अगर जो खुदा ना खास्ते कोई के काटे, तो सांप अगर जो पकड़ा रहा है तो सांप को पकड़िए, अब आदमी को पकड़िए, दोनों के लेके भागिए कहाँ, तंत्र मंत्र के पास, सदर अस्पताल। कौन अस्पताल, बीच में कोई अस्पताल में नहीं रुकना है, एकदम जाना है सदर अस्पताल, है कि वो सब सुविधा एकदम सदर अस्पताल में मुहैया रहता है। ठीक है, सदर अस्पताल में जाइए, लगाएगा टीका, ठीक हो जाएंगे। उतना भी खतरनाक नहीं होता है, लेकिन समय से पहुंचिएगा ता न तो पता चलेगा कि रसोइये में जाते जाते लेट कर दिया कि है चलती ना, आज लाओ एक गिलास शरबत पी ले ही, तो पता चलेगा फेन आ गया, इधर से गए। राम नाम सत्य। तो ये है जो रोग बताए उसका नाम है रेबीज। क्या बताए बउआ, तो आप सभी कमेंट करके हमें यह बताइएगा कि रेबीज रोग विषाणु जनित रोग है कि जीवाणु जनित रोग है। रेबीज रोग किस वायरस के कारण होता है, रेबीज या रेबडो वायरस, रेबीज या रेबीज रोग को और किस नाम से जाना जाता है, हाइड्रो रेबीज रोग को हाइड्रोफोबिया के नाम से भी जाना जाता है। रेबीज रोग पागल कुत्ता के काटने से, बिल्ली के काटने से, बंदर के काटने से, लोमड़ी के काटने से तथा चमगादड़ के काटने से होता। कोई दिक्कत है, रेबीज रोग में व्यक्ति को पानी से डर लगता है, कोई दिक्कत है। रेबीज के प्रमुख लक्षण में बताए कि सर दर्द होगा, गला में दर्द होगा, हल्का बुखार रहेगा और लार टपकना। कौची टपकना, बचाव के उपाय बताए कि जहां पे कुत्ता काटा है, जहां पे कुछ काटा है तो उसको क्या करना चाहिए, बढ़िया से डिटॉल और साबुन की सहायता से साफ पानी से धोना चाहिए। तुरंत क्या करना चाहिए, चिकित्सक के संपर्क में जाना चाहिए। और जो भी ARV का टीका जो होता है, एंटी रेबीज वैक्सीन का टीका अवश्य लगवाएं। जब लगवाइएगा तब आपके शरीर में कुछ नहीं होगा। हमको भी एक दो बार कुत्ता काटा है एकदम। एक बार तो चंदा नहीं होता था सरस्वती पूजा का, तक कटा रहा था, सब बड़े बड़े भैया या अंकल लोग जा रहे थे काटने, तब क्या था कि हम गए इधर से पढ़ करके, खुद स्कूल था, स्कूल पढ़ करके गए, सवेरे स्कूल नहीं कोचिंग पढ़ कर गए, स्कूल में भी कोचिंग होता था पहले, तो वहां से पढ़ के गए। आलू वाला पराठा बना था, लिट्टी होता है जे, तो एगो खा रहे थे, एगो के पीछे ऐसे रखे हुए थे, तो क्या हुआ कि पीछे से कुत्ता आया और वो पकड़ करके खींचना चाहा ना, तो हमारे अंगुली में काट लिया। तो अंगुली में थोड़ा सा भी दांत अगर जो खून बह रहा है तो समझिए कि संपर्क हो गया है कि ना, हो गया तो आपको टीका लगवाना ही पड़ेगा। नहीं लगवाइएगा, हल्का में लीजिएगा तो कुछ समय के बाद आपको प्रभाव पड़ेगा। तब छीना मम्मी और पहले हमरा दिखावे के ना, पहले मार करके कुत्ता के एकदम अधमारा कर दी, हम गुस्सा में हमारे बेटा के काट लिया, लाओ आज तो एकदम रहने नहीं देंगे, है कि नहीं। फिर जब कुत्ता को मारे, जान नहीं मारे थे, मतलब उसको पनिश किया गया, फिर हमको फिर लेकर के हॉस्पिटल में लेके गए। और उस समय थोड़ा सा इतना ज्ञान नहीं ना था, छोटे थे, चौथा पांचवा में पढ़ते होंगे, तो उस समय एकदम डर लग रहा था कि बाप रे बाप, इस वन बीमारी बहुत खतरनाक का तो होता है कि नहीं। चलिए अगला औरों से जो खतरनाक बीमारी है जिसका नाम है एड्स। क्या नाम है, कौन सा बीमारी, एड्स। कौची, AIDS, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी। एड्स का पूरा नाम क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। कहता है प्यारे बच्चों कि एड्स जो है यह भी एक प्रकार का विषाणु जनित रोग है, यह भी एक प्रकार का विषाणु जनित रोग है। कहता है एड्स एक विषाणु जनित संक्रामक रोग है। यह रोग HIV वायरस, HIV के कारण होता है, मतलब ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, HIV वायरस के कारण कौन सा रोग होता है, एड्स रोग होता है। कौन सा रोग होता है, एड्स रोग होता है। यह एक प्रकार का कैसा रोग है, विषाणु जनित रोग है। कैसा रोग है,
कहता है HIV शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को क्या कर देता है, कमजोर कर देता है। कहता है प्यारे बच्चों, एड्स यह एक प्रकार का विषाणु जनित रोग है। यह एक प्रकार का विषाणु जनित रोग है जो HIV वायरस के कारण होता है। यह HIV के कारण होता है। HIV का पूरा नाम ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस होता है। एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, बोलिए एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी। एड्स का पूरा नाम फिर से बोलिए, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी। एड्स एक प्रकार का कैसा रोग है, विषाणु जनित की जीवाणु जनित, और यह किस विषाणु के कारण होता है, HIV। यह जो HIV जो विषाणु है वह शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली यानी कि इम्यूनो सिस्टम को क्या कर देता है, कमजोर कर देता है। प्रतिरक्षा प्रणाली का मतलब होता है कि हमारे शरीर में भी ढेर सारा सिपाही है। व्हाइट ब्लड सेल का नाम सुने हैं, WBC। अरे रक्त के प्रमुख संगठक में नहीं बताए हैं जी कि RBC WBC प्लेटलेट्स, RBC WBC लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं या श्वेत रुधिर कणिकाएं, एगो प्लेटलेट्स। तो WBC को शरीर का सिपाही कहा जाता है। तो ये देखिए HIV वायरस जब हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो जो प्रतिरक्षा तंत्र है, मतलब जो दूसरे बीमारियों से लड़ता है, हमारे अंदर का जो वायरस है वो वह सब को क्या कर देता है, कमजोर कर देता है। क्या कर देता है, कमजोर कर देता है। कौन नष्ट करता है, HIV कहता है एड्स फैलने के प्रमुख कारण, एड्स फैलने के प्रमुख कारण पहला में है असुरक्षित यौन संबंध। असुरक्षित यौन संबंध, जानवरों के अपेक्षा मनुष्यों के लिए यह कहा जाता है कि यौन संबंध अगर जो स्थापित करना है तो यौन संबंध मतलब इतने ज्यादा व्यक्तियों के साथ स्थापित ना कर लें कि आपको एड्स नामक रोग हो जाए। और ज्यादा मतलब एक या एक से ज्यादा व्यक्तियों के साथ अगर जो यौन संबंध स्थापित करते हैं तो क्या हो सकता है, आपको एड्स नामक बीमारी हो सकता है। अगर जो एक या एक से अधिक व्यक्ति एक से मतलब अधिक व्यक्तियों के साथ अगर जो आपका अनैतिक यौन संबंध है, मतलब एक से ज्यादा व्यक्तियों के साथ, तो आपको एड्स नामक बीमारी हो सकती है। तो कहता है कि एड्स फैलने के प्रमुख कारण क्या है, तो असुरक्षित यौन संबंध। असुरक्षित यौन संबंध के मतलब कि शादी हुआ तो अपनी पत्नी के साथ तो यौन संबंध स्थापित हो ही रहा है, साथ ही साथ अनेक और कोई मतलब है अगर जो संपर्क में, तो उनके साथ भी अगर जो यौन संबंध हो रहा है स्थापित, तो इस दौरान इसके कारण क्या हो सकता है कि आपको एड्स नामक भारी बीमारी हो सकता है। और कहा जाता है कि अभी तक एड्स का मतलब जो कहा जाता है कि एकदम सटीक इलाज नहीं मिल पाया है। एड्स का जो वायरस होता है HIV वायरस, यह लाल तपता हुआ लोहा पर भी चल जाता है। यह HIV वायरस बहुत ही खतरनाक होता है और यह वायरस बहुत खतरनाक होता है, शरीर के पूरे इम्यूनो सिस्टम या प्रतिरक्षा तंत्र को एकदम समाप्त करके एकदम नष्ट करके रख देता है, कमजोर करके रख देता है। तो अनैतिक यौन संबंध बनाने के कारण यह रोग फैलता है। और संक्रमित रक्त चढ़ाने से, जरूरी नहीं है कि किसी को एड्स हो गया है तो वो 5 गो या 6 गो के साथ अपना यौन संबंध स्थापित ही किया है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई अभी तक किसी के साथ यौन संबंध स्थापित भी नहीं किया, फिर भी उसको एड्स नामक रोग हो गया। तो काहे हो गया, काहे हुआ होगा कि मान लिया कि कभी उसका तबियत खराब हुआ होगा, उसके शरीर में रक्त की कमी हुई होगी और जब ब्लड उसको चढ़ा, तो जो ब्लड उसको चढ़ाया डॉक्टर वह पहले से HIV पॉजिटिव था। अगर जो ऐसा रक्त चढ़ा देगा तब बच्चों को एड्स धर लेगा। अगर जो किसी के माता को एड्स की बीमारी है और वो अगर जो अपने बच्चे को जन्म देगी तो निश्चित है कि वह जो बच्चा जन्म लेगा वह भी एड्स से ग्रसित रहेगा। समझ में आ रहा है। अगर जो किन्हीं के पिता को एड्स है और उनसे जो बच्चा जन्म लेगा तो वो बच्चा भी एड्स से ग्रसित रहेगा। तो यही कह रहा है कि मतलब एड्स फैलने के प्रमुख कारण क्या है, तो पहला में कहता है असुरक्षित यौन संबंध। इसलिए भारत के जो पहले से जो चला आ रहा है, जो प्राचीन काल से जो चला आ रहा है जो प्रथा, जिसमें भारत में एक शादी है उसको ही अच्छा माना जाता है। एक से अगर जो अधिक शादी है
तो उसको थोड़ा सा खराब माना जाता है कि नहीं। और खराब इसलिए माना जाता है क्योंकि उसका भी कोई कारण है कि नहीं। देखिए, अगर जो ज्यादा व्यक्तियों के साथ यौन संबंध या संभोग किया जाता है तो ये बीमारी हो सकता है। तो ये सब खतरनाक है, इसलिए अनैतिक यौन संबंध बनाने से बचना चाहिए। और अगर जो अनैतिक यौन संबंध स्थापित करना भी है, तब मार्केट में कुछ उपकरण मिलते हैं, तो उन उपकरणों का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे उपकरण के रूप में पुरुषों के लिए मार्केट में कंडोम उपस्थित होता है, तो उसका उपयोग कीजिएगा। तो हो सकता है कि आप एड्स से बच सकते हैं। लेकिन ऐसा भी होता है, जरूरी नहीं कि एड्स फैल रहा है, तो इसका प्रमुख कारण यही है कि एक से अधिक व्यक्तियों के साथ यौन संबंध ही स्थापित हुआ, संभोग किया ही हो, ऐसा निश्चित नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति संक्रमित, अगर जो रक्त चढ़ा दिया गया किसी व्यक्ति में बिना जांच के, और वह रक्त HIV पॉजिटिव था, तो उस व्यक्ति को भी, जो स्वस्थ व्यक्ति था, उसको भी यह बीमारी हो सकता है। दूसरा में कहता है कि संक्रमित रक्त चढ़ाने से। तीसरा में संक्रमित सुई का उपयोग करने से। बार बार हम कहते हैं कि संक्रमित सुई का उपयोग करने से, मतलब अभी से 5 मिनट पहले कोई दूसरा व्यक्ति से डॉक्टर वही सिरिंज से सुई दिया, और तुम भी गया तो तोरो ओकरे से भोंक दिया, तो सिरिंज वाला जो नीडल है वो भाई आपके उस व्यक्ति के रक्त के संपर्क में गया। अगर जो उस व्यक्ति को एड्स नामक रोग था, उस व्यक्ति में के रक्त में अगर जो HIV वायरस था, तो क्या होगा कि उस सिरिंज में रक्त लगेगा और वायरस उसमें आ जाएगा, चिपक जाएगा, बैठ जाएगा, और फिर आपको भी अगर जो उसी सिरिंज से दे दिया जाएगा सुई, तो आपके शरीर में पहुंच जाएगा HIV वायरस। आप कोई अनैतिक यौन संबंध नहीं स्थापित किया है, फिर भी कभी भी सेक्स नहीं किया है, फिर भी आपको ये हो सकता है बीमारी, एड्स नामक बीमारी, जब संक्रमित सुइया का उपयोग करेंगे तब। समझ में आया? या कोई संक्रमित व्यक्ति है, HIV से पॉजिटिव व्यक्ति है, और वो भाई अगर जो आपसे पूर्व दाढ़ी बनाने गया, दाढ़ी बनाते समय उसका कहीं पे कटा, और संक्रमित व्यक्ति है एड्स से, उसको एड्स की बीमारी है, ब्लेड के संपर्क में रक्त आया, और रक्त में था वायरस, HIV वायरस, HIV था, और वह क्या आया कि ब्लड पे चिपक गया, और फिर आप जब दाढ़ी बनाने गए तो आपका अगर जो कहीं पे कटा, दोनों रक्त आपस में संपर्क में आएगा, तब वायरस आपके शरीर के अंदर जाएगा, और फिर आपको एड्स का संक्रमण से आप हो जाएंगे आतुर। इसलिए जब भी आप सुई लेने जाएं तो कहिए कि हमको एकदम 4 रुपया लगे से लगे तो लगे, दूसरा सिरिंज का, दूसरा नीडल का उपयोग कीजिए। दाढ़ी बनाने जाएं, सैलून में जाएं, तो ठाकुर को हमेशा कहें कि ब्लेड को चेंज कर करके दाढ़ी बनाइए, है कि नहीं। अनैतिक यौन संबंध बनाना ही नहीं चाहिए। अगर जो बना भी रहे हैं एक से अधिक महिलाओं के साथ या एक से अधिक पुरुषों के साथ, तो इस बात का ख्याल रखें कि जो कंडोम है उसका इस्तेमाल करना चाहिए, हस्त मैथुन की क्रिया के समय उसका इस्तेमाल करना चाहिए। तब आप क्या कर सकते हैं कि एड्स नामक जो बीमारी है उससे आप बच सकते हैं। जब भी कोई ब्लड अगर जो आपके शरीर में किसी भी आपके परिजन को चल रहा है, तो आप हमेशा यह सावधानी बरतें कि पहले रक्त चढ़ाने से पूर्व रक्त की शुद्धता की जांच हो कि क्या इसमें पहले से कोई वायरस तो उपलब्ध नहीं ना है, मौजूद नहीं ना है, क्या यह वायरस HIV पॉजिटिव तो नहीं ना है। अगर जो रहेगा तो नहीं चढ़ाना, ठीक है। तो इन सभी बातों का ख्याल रखिएगा, तो आप एड्स से बिल्कुल बच सकते हैं। कहता है संक्रमित मां से शिशु में, संक्रमित मां कहता है गर्भावस्था, प्रसव या स्तनपान के दौरान भी यह रोग है जो एक व्यक्ति के शरीर से दूसरे व्यक्ति के शरीर में जा सकता है। हम अभी कहे कि गर्भावस्था में कोई बच्चा किसी माँ के गर्भ के अंदर पल रहा है, और वह बच्चा उस माँ को पहले से, उस माँ का वह जो माँ है जो HIV पॉजिटिव रक्त लेकर के उस बच्चे को पाल रही है, कहा जाता है कि बच्चे अपने माँ अपने खून से बच्चों को सींचती है 9 महीना 9 दिन। तो जो खून है वो HIV पॉजिटिव रहेगा, तब बच्चा भी जन्म लेगा तो उसका भी शरीर में जो रक्त रहेगा वो भाई HIV पॉजिटिव रहेगा, अर्थात वह बच्चा एड्स से ग्रसित रहेगा। मतलब जन्म लिया और वही समय से एड्स रह सकता है। बहुत खतरनाक बीमारी है, समझ में आया? तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एड्स एकदम खतरनाक बीमारी है। एड्स विषाणु जनित रोग है। कौन वायरस? तो HIV, और HIV शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर कर देती है। होता कैसा है, क्या कारण है? असुरक्षित यौन संबंध या अनैतिक यौन संबंध। अनैतिक यौन संबंध के मतलब एक से अधिक व्यक्तियों के साथ सेक्स या संबंध बनाने से यह रोग हो सकता है। दूसरा में संक्रमित रक्त चढ़ाने से या उसके आदान प्रदान से यह रोग हो सकता है। संक्रमित सुई का उपयोग करने से यह रोग हो सकता है। अब संक्रमित मां से शिशु अगर जो गर्भावस्था में है या प्रसव हुआ या स्तनपान के दौरान, यह रोग एक शरीर से दूसरे शरीर में जा सकता है। कोई दिक्कत?
चलिए अब हम आपको बता रहे हैं प्यारे बच्चों एड्स के लक्षण। एड्स के लक्षण, एड्स के प्रमुख लक्षण क्या है, कोची कोची है, तो कहता है भूख कम लगना, भूख। दूसरा में वजन में कमी होना, वजन में, पहला में भूख कम होना, भूख कम लगना, वजन में कमी होना, पाचन तंत्र की कमजोरी या बार बार दस्त होना, पाचन तंत्र कमजोर होना या बार बार दस्त होना, और त्वचा पर चकते या धब्बे बनना, त्वचा पर चकते या क्या बनना, धब्बे बनना, पूरा एकदम शरीर है वहां पे घाव घाव जैसा हो जाएगा, लगेगा कि सब जगह से पीह भर रहा है। बहुत खतरनाक बीमारी होता है बउआ, ऐरा से कोई मतलब ऐसा इसका सटीक इलाज नहीं है। बहुत अमीर व्यक्ति हैं, बहुत ज्यादा पैसा है, तब हो सकता है कि कुछ वर्षों तक आपको बचा लिया जाए, लेकिन गरीब है तो ऐसे ही मर जाएंगे, है कि नहीं। रोग है, बीमारी है, वह गरीब और अमीर देख करके नहीं आता है। गरीब ही आया तो उजाड़ करके लेके जाएगा, और अमीर ही आएगा तब पूरा तिजोरी खाली करवा करके जाएगा। बहुत खतरनाक। हॉस्पिटल में जब पैसा लगता है ना बउआ, तब लगता है बाप रे बाप, है कि नहीं, छाती एकदम टूट के फाट गया है। समझ में आया। कहता है पाचन तंत्र की कमजोरी और त्वचा पर चकते या धब्बे होना, त्वचा पर चकते या धब्बे होना, और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होना, कम जाना, और बार बार बुखार तथा संक्रमण होना, बार बार बुखार होना। यह सब एड्स के क्या है प्यारे बच्चों, लक्षण है। एड्स के प्रमुख लक्षण में पहला में क्या बताए, भूख कम लगना, दूसरा में, तीसरा में पाचन तंत्र कमजोरी या बार बार क्या होना, दस्त होना, और चौथा में है त्वचा पर चकते या धब्बे बनना, त्वचा पर चकते या धब्बे बनना, और पांचवा में है शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या हो जाना, कम हो जाना, और बार बार बुखार लगना एवं संक्रमण होना। यह एड्स के प्रमुख क्या है, लक्षण है। अगर जो ये सब लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो हो सकता है कि वह व्यक्ति एड्स से क्या है, ग्रसित है। कहता है प्यारे बच्चों कि एड्स का पहला प्रमाण, एड्स का पहला मामला 1981 ईस्वी में अमेरिका में मिला था। फिर का ना बताए थे हम, देख लेते हैं बउआ। अच्छा तो त्रुटि है उसको सुधार लीजिएगा। एड्स का पहला प्रमाण 1981 से में अमेरिका में दर्ज किया गया था। कहां दर्ज किया गया था, अमेरिका में। आप लिखेंगे अफ्रीका तो उसको कर लीजिएगा अमेरिका। कहता है भारत में HIV संक्रमण का पहला मामला 1986 से में चेन्नई या तमिलनाडु में पाया गया था। पूरे विश्व भर में अगर जो बात करें कि एड्स का पहला मामला कहां पाया गया था, तो अमेरिका में पाया गया था। कब मिला था, 1981 ईस्वी में। और फिर 5 साल के बाद यह प्रमाण चेन्नई या तमिलनाडु में भी पाया गया था। कहता है नोट में कि वर्तमान में एड्स का पूर्ण इलाज उपलब्ध नहीं है, लेकिन एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी ART द्वारा रोगी लंबे समय तक स्वस्थ जीवन जी सकता है। मतलब बहुत जब महंगा इलाज करवाइएगा, एड्स का तो पूरा इलाज है ये नहीं है, लेकिन अगर जो ज्यादा खर्च करेंगे, ज्यादा पैसा अगर जो खर्चा कीजिएगा, तो हो सकता है कि व्यक्ति कुछ समय के लिए क्या रहे, जीवित रहे। ये लंबे समय तक भी जीवित रह सकता है, लेकिन मरेगा तो सब, मरेगा सब, लेकिन कोई जल्दी मर जाएगा, कोई देर से मरेगा, है कि नहीं। तो यही जो बीमारी है प्यारे बच्चों, उसका नाम है एड्स। क्या नाम है, एड्स। तो आप लोग कमेंट करके हमें आप यह बताइएगा कि एड्स जो रोग है, एड्स जो रोग है प्यारे बच्चों, एड्स रोग, एड्स जो रोग है AIDS एड्स का पूरा नाम क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। और एड्स एक प्रकार का कैसा रोग है, विषाणु जनित, कैसा रोग है, विषाणु जनित रोग है। कैसा रोग है, विषाणु जनित रोग। एड्स रोग किसके कारण होता है, HIV के कारण, HIV के कारण। HIV का पूरा नाम ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है।
जब यह वायरस हमारे शरीर में पहुंचता है तो हमारे शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या कर देता है, कम कर देता है। क्या कर देता है, कम कर देता है। एड्स नामक जो रोग है वह अनैतिक यौन संबंध बनाने के कारण होता है। यह संक्रमित सुई का उपयोग करने से होता है। यह संक्रमित ब्लड के उपयोग ब्लड अगर जो चढ़ा लीजिएगा तब आपको होगा, या दाढ़ी बनाते समय मतलब अगर जो संक्रमित ब्लेड का इस्तेमाल कीजिएगा तब आपको हो जाएगा। कोई माता को है तो पक्का है कि पुत्र में जरूर आएगा यह रोग। तो यह पर एक प्रकार का बहुत ही खतरनाक बीमारी है। इसका अभी तक कोई समाधान या इलाज नहीं निकला है। लेकिन अगर जो जीवित रहना है तो बहुत अधिक राशि खर्च जब कीजिएगा तो हो सकता है कि लंबे समय तक व्यक्ति को बचाया भी जा सकता है। लेकिन बचेंगे वही लोग जिनके पास ढेर सारा पैसा होगा। एड्स जब होगा तो उसके जो प्रमुख लक्षण दिखेंगे, अगर जो समय रहते डॉक्टर से मिलिएगा, एड्स के अब स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो होते हैं उनसे मिलिएगा तो हो सकता है कि आप उससे बच सकते हैं। कोई दिक्कत है? चलिए, तो अगला जो बीमारी है प्यारे बच्चों, अगला जो रोग है जिसका नाम है पोलियो। क्या नाम है? पोलियो। क्या बताए बाबू? पोलियो। क्या बोले? पोलियो। कहता है पोलियो एक विषाणु जनित या संक्रामक रोग है। पोलियो एक विषाणु जनित या कैसा रोग है? संक्रामक रोग है। यह पोलियो वायरस के कारण होता है। किस वायरस के कारण होता है? पोलियो एक विषाणु जनित या संक्रामक रोग है। पोलियो विषाणु जनित या एक प्रकार का संक्रामक रोग है जो कहता है प्यारे बच्चों पोलियो वायरस के कारण होता है। किसके कारण होता है? पोलियो वायरस के कारण होता है। यह रोग दूषित जल तथा दूषित भोजन के माध्यम से फैलता है। इसलिए हम तो हमेशा कह रहे हैं कि कोई भी रोग से बचना है खाने से पूर्व हाथ को बढ़िया से क्या करना चाहिए? साफ करना चाहिए। शौचालय से आने के पश्चात हाथ को बढ़िया से साफ करना चाहिए। और देहात वाले जो परंपरा है कि आए अब मट्टी लिए अब मार करके रगड़ लिए साफ हो गया, ऐसे नहीं करना है कि नहीं? ये तो पहले के परंपरा था। पहले क्या था बउआ कि साबुन इसबन उतना नहीं बना था, वो सब का खोज नहीं हुआ था, तो सब मट्टी से नहाते थे। गोरकी मिट्टी, कलिकी मिट्टी ऐसे कह करके, है कि नहीं? और काली वाली मिट्टी से तो बाल एकदम समझिए कि रेशमी हो जाता था। महिलाओं को बहुत पसंद था, है कि नहीं? अभी भी कभी कभी कोई महिलाएं एकदम इतरा करके लाओ आज बहुत दिन के बाद मैं मिट्टी से नहाऊंगी। चलिए, तो कहता है विषाणु पोलियो रोग किसके कारण होता है? विषाणु के कारण। किस वायरस के कारण? यह रोग दूषित जल दूषित भोजन के माध्यम से फैलता है। यह वायरस शरीर में प्रवेश कर तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता। जिस प्रकार से रेबीजवा प्रभावित किया उसी प्रकार से यह जो पोलियो वाला जो वायरस है वह तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। यह रोग विशेषकर 6 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों में अधिक पाया जाता है। पोलियो जो रोग है वह 6 माह से लेकर के 5 वर्ष के बच्चों तक अधिक पाया जाता है। तो आप जानते हैं कि पोलियो का क्या लक्षण है? तब पोलियो के प्रमुख लक्षण निम्नलिखित हैं। पहला में कहता प्रारंभ में बुखार या थकान, बुखार या दुकान लिख दिया है बाउआ। प्रारंभ में बुखार, थकान, सिर दर्द एवं क्या होना? उल्टी होना। शुरुआती के समय में जब पोलियो से ग्रसित व्यक्ति होगा, बच्चा ग्रसित हो जाएगा तो उसको प्रारंभ में बुखार आएगा, थकान महसूस होगा और साथ ही साथ सिर दर्द के साथ क्या होगा? उल्टी होगा। दूसरा में है गर्दन में अकड़न तथा मांसपेशियां में दर्द। गर्दन में अकड़न तथा मांसपेशियां में क्या आएगा? दर्द होगा। और किसी अंग में अचानक कमजोरी या लकवा होना, पैरालिसिस मार देना और चलने फिरने में कठिनाई होना। कभी कभी एक पटिया लकवा मारता है। पोलियो जो है उसको लकवा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पैरालाइसिस। पैरालाइसिस मारा ये पट्टी, अगर जो दाहिना पट्टी तो हमको कह रहा है कि ये चश्मा खोलो ना, ई वाला हाथ से, ई वाला हाथ कह रहा है कि चश्मा खोलो ना, तब पूरा तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम एकदम प्रभावित है पोलियो रोग के कारण। तो क्या हुआ कि दिमाग है जो सूचना को भेजना चाह रहा है इस गोतीबा के पास, लेकिन यहाँ से जब सूचना आ रहा है तो इसके बाद यहाँ पे ट्रांसफर ही नहीं हो रहा, यहाँ सूचना पहुंच ही नहीं रहा। तो इसको कह रहा है ए अजी सुनती हो? तो ये ऐसी ही है। नहीं सुनती हो तो ऐसी ही है, थेथर बन करके। काहे कि यहाँ से यहाँ तक जो नर्वस सिस्टम था, जो तंत्रिका तंत्र था, बताया ना जी कि नसों के माध्यम से सूचना एवं संवेदनाओं एक अंग से दूसरे अंग तक जाता है, मस्तिष्क से जाता है, ग्राही अंग से मस्तिष्क तक जाता है, फिर मस्तिष्क भेजता है प्रतिक्रिया देने के लिए, प्रतिक्रिया देता है मस्तिष्क अपना। यहाँ से मतलब सूचना दिया और वो आगे तक जाइए नहीं रहा, काहे कि तंत्रिका तंत्र पूरा प्रभावित है। अरे मान लो तुम तो नहीं एकदम क्या कहे हम
मान लिया कि ट्रांसफार्मर है, कुछ ही है ट्रांसफार्मर। आइए समझिए कि पोल है, क्या है पोल। आइए दोनों के बीच एगो तार है, क्या है तार। अब बीच यहाँ से लाइन जा रहा है, अब बीच में जो तार है वो तारबे कटल है, तो यहाँ लाइन पहुंचेगा। वही बात है, हम कह रहे हैं कि मान लिया कि मस्तिष्क ट्रांसफार्मर है, आई हथवा है जो कुछ है बोर्ड है या बल्ब है, तो यहाँ से ट्रांसफार्मर से लाइन आगे भेजा जा रहा है, लेकिन बीच में कहीं कनेक्शन कटा हुआ है। कटा कनेक्शन किसके कारण, तब पोलियो वायरस आकर के बैठ गया है ससुरा, कनेक्शन ने काट दिया है। सूचना तो भेज रहा है लेकिन सूचना वहां तक पहुंचिए नहीं रहा है। करंट तो भेज रहा है लेकिन करंट बीचिए में रह जा रहा है। तो इस कारण क्या होगा, होगा वही जो रब मंजूर करेगा, है कि नहीं। तो इस कारण क्या होगा कि वह शरीर का अंग है जो काम करना बंद कर देगा। कभी कभी कोई व्यक्ति को देखा ऐसे मुंह हो जाता है, ऐंठा वैसे ही रहेगा। कोई कोई व्यक्ति एकदम मारेगा लकवा तो ये पूरा ये जो पैर था ये पैर से चलने में नहीं बन रहा है कि नहीं, लाठी से चल रहा है। एकदम स्वस्थ व्यक्ति को ये रोग हो जाता है। तब पोलियो रोग बहुत खतरनाक होता है। और कहता है कि प्रारंभ में तो बुखार आएगा, थकान रहेगा, सर दर्द एवं उल्टी रहेगा, फिर गर्दन में अकड़न के साथ साथ मांसपेशियों में दर्द रहेगा, किसी अंग में अचानक कमजोरी या लकवा या पैरालिसिस हो जाना, और चलने फिरने में क्या होना, कठिनाई होना। चलने फिरने में क्या होना, कठिनाई होना। अभी देखिए ये बच्चा को मान लिया कि लकवा हो गया है, लकवा मार दिया, पोलियो रोग हो गया, देखो बढ़िया से एकदम इसको बैठा दिया गया है, चलने फिरने में इसको नहीं बन रहा है कि नहीं। तो ये दिक्कत है, तो इसको बढ़िया से अथी करा जा रहा। कहाँ किया था ये बउआ, तो गंद का पानी पी लिया था, दूषित भोजन खा लिया, इसको हो गया पोलियो, है कि नहीं। एक मम्मी थे जो पढ़ल लिखल नहीं थे तो एरा टीका नहीं लगवाए, है कि नहीं। जो टीकाकरण होता है, जो दवाई होता है, देखिए पोलियो के 2 बूंद पिलाया जा रहा है बच्चों को, है कि नहीं। तब पिलाया जा रहा है तो बूंद कभी अगर जो नहीं लिया है, अभी भी कहते हैं तो ये उम्र होता है कि इतना साल तक के बच्चों को पिलाया जाना है। अगर जो नहीं पिया है कोई, तो हो सकता है कि पोलियो बुढ़ापा में मारेगा। अब बूढ़ा में तो आओ, बुढ़ापा में हम तो बच्चा को नहीं देखें कि कोई बच्चा को मारा है पोलियो, लेकिन बूढ़ा व्यक्ति को देखें कि पोलियो ये लकवा मार दिया है कि नहीं। अब लकवा मारेगा तो चलता फिरता व्यक्ति को एकदम बैठा देगा घरे, लोथ बन के बैठा रहिए, का होलो तो लकवा मार ललका है कि नहीं। एकदम पूरी तरह से एकदम प्रभावित हो जाता है तंत्रिका तंत्र, कोई काम में नहीं करेगा, समझे। तो यही बात है। हॉस्टल में अगर जो रहते हैं और 6 बजे तक सोते हैं तो अच्छा बात नहीं है, समझे। चलिए पोलियो से बचाव, पोलियो से कहता है ओरल पोलियो वैक्सीन, ओरल पोलियो यानी कि OPV की सभी खुराक समय पर दिलाएं। जो टीकाकरण में ओरल पोलियो वैक्सीन OPV का टीका लगाया जाता है, उसे उसके सभी खुराक को समय पर दिलवाना चाहिए। और राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान में प्रत्येक बच्चे को पोलियो की दवा अवश्य पिलाएं। यह जो बूंद पिलाया जा बाबुआ है, लॉलीपॉप लगे थे, CUTE क्यूट, है कि नहीं, समझ में आ रहा। ये बउआ एकदम अच्छा लग रहा था हमको। अब मारेंगे एक तबड़ा। ये पोलियो का जो दवा है वो दवा अवश्य पीना चाहिए, है कि नहीं, पिलाना चाहिए बच्चों को। अगर जो बचा रहे हैं तो दिक्कत, अब बहुत महंगाई दवाई आता है, सरकार इसको निःशुल्क उपलब्ध कराती है आप लोगों के लिए, तो उसका प्रयोग करना चाहिए, उसका लाभ उठाना चाहिए। सबसे पहले तो टीकाकरण एकदम निश्चिंत रूप से, एगो कार्ड मिलता है, कार्ड मिलेगा ऐसे कार्ड, और एगो माँ रहेंगी, एगो गोदी में उनकर खिलौना रहेगा बउआ, ले करके लम्बा इतना गो रहता है कार्ड, और ऐसे फैलाइएगा तो ऐसे फैलेगा, हाँ। और उसमें क्या होगा कि कौन वाला टीका लगा है, कहिया लगा है, इस सब का चार्ट पे रहता है, कार्ड पे सब टिकट वगैरह रहता है। तो जो बच्चा जन्म लिया तो उसको बचपन से विभिन्न प्रकार के रोगों से बचाव हेतु बचपन से ही टीका लगाया जाता है। टीबी रोग से बचाव हेतु BCG का टीका लगाया जाता है। कौची का टीका, BCG का टीका। OPV का टीका लगाया जाता है पोलियो रोग से बचाने के लिए। टैब का टीका लगाया जाता है TAB टाइफाइड से बचाने के लिए। बताया है ना जी, क्या बात करते मर देते इन्हें, है कि नहीं। तो ये सभी प्रकार का कहता है कि ओरल पोलियो वैक्सीन OPV की सभी खुराक समय पर दिलाएं। और राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान में प्रत्येक बच्चों को पोलियो की दवा अवश्य पिलाएं। और स्वच्छता बनाए रखें तथा शुद्ध भोजन एवं शुद्ध पानी का क्या करें, उपयोग करें। और शौच के बाद और भोजन से पहले हाथ अच्छी तरह से क्या करना चाहिए, धोना चाहिए। आगे कहता है पोलियो का उपचार, पोलियो का उपचार। तो कहता है पोलियो का कोई निश्चित उपचार नहीं है,
पोलियो का कोई निश्चित उपचार नहीं है। टीकाकरण, ओपीवी या आईपीवी ही इसका सबसे प्रभावशाली क्या है, बचाव है। अप्रभावित रोगी को फिजियोथेरेपी, व्यायाम, सहायक उपचार दिया जाता है। फिजियोथेरेपी के जरिए, सेकाई के जरिए सेकाई किया जाता है और उसके जरिए जो संक्रमित व्यक्ति हैं उनको आराम दिया जाता है। तो इतना कहता है, पोलियो से बचाव हेतु का सबसे प्रभावी उपाय समय पर पूर्ण टीकाकरण है। पोलियो से अगर जो सच में बचाना चाहते हैं, सभी लड़कियों को कहते हैं, लड़कों को कहते हैं कि आने वाले समय में तुम लोग भी गार्जियन बनेगा। अब उतरुआ के जो बच्चा रहेगा उसको पूरा का पूरा टीकाकरण में जितना भी सुइया पड़ता है, जितना भी दवाई मिलता है, उस सारा का सारा दवाई को या टीकाकरण में अवश्य जाना चाहिए। अब माताएं पढ़ी लिखी रहेंगी तो समझेंगे कि अच्छा ओपीवी का टीका पड़ रहा है, पोलियो से बचाव के लिए बउआ के दिलवाना एकदम जरूरी है, सब काम छोड़ करके बउआ के टीकाकरण के लिए लेके जाएंगे, है कि नहीं। तब पढ़ा लिखा इसलिए होना जरूरी है। गांव देहात में वायरस, कोरोना वायरस जब आया था तो उसके लिए टीका या वैक्सीन आया तो कितना डर से नहीं लिया, बाप रे बाप सुइया ले लेंगे तो हमारा बाल बच्चा जन्म नहीं लेगा, है कि नहीं। बाल बच्चा को जन्म देने की शक्ति हम खो देंगे, है कि नहीं। इस प्रकार से अंधविश्वास फैला और कितने लोग सुई नहीं लिए। फिर अगर जो कोरोना लौटेगा तो जो वैक्सीन ले लिए हैं उनको कोरोना से कुछ नहीं होगा, जो नहीं लिए हैं उनको हो सकता है, समझे। आप लोग लिए थे वैक्सीन की नहीं लिए थे, बच के रहना बउआ। चलिए तो आज हम यहीं पे यह जो क्लास था इसे यहीं पे समाप्त करते हैं। और यह जो लेसन था यह पूरी तरह से क्या हो गया है, समाप्त हो गया। जल्द ही हाजिर होंगे हम, अगला जो अध्याय रहेगा वो ले करके। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, खूब मन लगा करके पढ़ाई कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अपनी मम्मा और पापा का जो सपना है उसको मोती साजा और जो चमकाना है, बढ़िया से मेहनत करिए, अब मन ला के पढ़ाई कीजिए। जल्द ही मिलेंगे अगला लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।